जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी पर लक्ष्मीकांत का 22nd चैप्टर देखेंगे जो कि पार्लियामेंट है। इसका ये फर्स्ट पार्ट है। इसके पार्ट्स आएंगे अलग अलग क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए आराम से कॉम्प्रिहेंसिवली अलग अलग पार्ट्स अगर बनते हैं तो भी चलेगा, लेकिन अच्छे से क्वालिटी मेंटेन करके मैं जितने भी पार्ट्स है वो लेके आऊँगा ताकि आपका जो पार्लियामेंट चैप्टर है ये इतना अच्छे से हो जाए ताकि आपको लक्ष्मीकांत किताब जो है वो भी रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर अगर आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो मयूर मोगरे इस नाम से। कोई भी क्वेरीज है तो आप फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो मयूर मोगरे इस नाम से, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ मैं, मयूर मोगरे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आप फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो मयूर मोगरे नाम सर्च करके, और उसी के साथ साथ आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो मयूर मोगरे ये नाम सर्च करके विदाउट स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम ऑर्गन्स देखते हैं। जो भी एक सिस्टम होती है वो किसी भी तरीके की सिस्टम हो, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हो या पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, तो इसमें जैसा कि हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी पढ़ा था जो 12th चैप्टर था, तो जो अगर आपने पिछले जो वीडियोस है वो नहीं देखे हैं तो आप वो ज़रूर देखिए क्योंकि जो बेस है वो ज़रूरी चाहिए है। ये जो पार्लियामेंट है या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम बेसिकली क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेसिकली क्या है, तब जाकर आपको ये जो चैप्टर्स है ये समझ में आएंगे कि क्यों हमने यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम लाई है, इसका बेसिक मतलब होता क्या है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको जो बेस है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अगर आपको जो बड़े बड़े इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स के मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो आपको 8-9 स्टैंडर्ड का जो बेसिक चीज़ें हैं मैथ्स की वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरीके से यहाँ भी है, अगर आपको पॉलिटी जानना है, अगर आपको हमारे देश की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो जानना है, तो इन जनरल पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होती है, फिर हमारे देश में या अलग अलग देशों में वो किस तरीके से अपनाई गई है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो ऑर्गन्स हैं वो देखते हैं। तो ऑर्गन्स होते हैं तीन, होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी है ये भले ही अलग अलग हो, लेकिन जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव है ये काफ़ी इंटरडिपेंडेंट है। अगर हम देखते हैं तो अब वो किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है वो जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगा आपको पता चलेगा। लेकिन यूएसए में क्या होता है, यूएसए में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी तीनों एकदम सेपरेट होते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर दी गई है। अब हमारे इसमें जो जुडिशियरी है वो भले ही इंडिपेंडेंट हो एज़ कम्पेयर टू लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, लेकिन हमारे यहाँ अगर हम देखेंगे सबॉर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो उस नज़रिए से अगर हम देखें तो हमारी जुडिशियरी है वो इंटीग्रेटेड भी है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में आते हैं, जैसे कि 2017 में ही आया था कि हमारी जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट है, इंटीग्रेटेड है, वो इस तरीके कुछ तो भी क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हर चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज़ जो है वो बारीकाई से देखना पड़ता है। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी है। तो लेजिस्लेटिव जो है वो हमने प्रेसिडेंट जब चैप्टर लिया था तो उसमें काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया था। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है उसका, प्रेसिडेंट जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, उनकी क्या क्या पावर्स है, तो ये भी जो चैप्टर है ये भी आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। उसकी भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और जितनी भी सारी चीज़ें हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, उन सब की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और जो जुडिशरी है वो हम जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो सब जब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स वो सब पढ़ेंगे तो उसमें आपको जुडिशरी जो है वो पूरी क्लियर हो ही जाएगी। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इन पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव ऑर्गन। तो यहाँ पर हम फोकस किस पर करने वाले हैं, तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन पर करने वाले हैं। अब यहाँ पर लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो है इसमें ये प्री इमिनेंट एंड सेंट्रल पोजीशन इन द इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है ये एक इमिनेंट रोल प्ले करता है, उसी के साथ साथ सेंट्रल पोजीशन एक रखता है यहाँ पर। अब क्यों रखता है, क्योंकि ये जो है लेजिस्लेटिव ऑर्गन ये बहुत ज़रूरी है। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जितने भी लॉज, सब कुछ जो आते हैं वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन के ज़रिए ही तो आते हैं, बराबर है। अगर कोई परमानेंट सोर्स लाना है, भले ही जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस है वो इशू हो सकता है प्रेसिडेंट के थ्रू, वो भी हमने प्रेसिडेंट चैप्टर में देखा था किस तरीके से ऑर्डर इशू होता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, वो भी 6 महीने और 6 वीक तक ही मैक्सिमम ऑर्डिनेंस रह सकता है। उसके बाद जो पार्लियामेंट है, उसके बाद जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है उसे पास करना पड़ेगा, तब जाकर वो परमानेंट लॉ बनेगा। तो इस तरीके से लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन है ये एक प्री इमिनेंट है एंड सेंट्रल पोजीशन रखता है हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में। अब हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में क्यों रखता है, क्योंकि इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो अडॉप्ट किया हुआ है।
बराबर है। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो अडॉप्ट की हुई है। अब इसे वेस्ट मिनिस्टर भी कहते हैं। अब वेस्ट मिनिस्टर इसे क्यों कहते हैं, क्या कारण है इसे वेस्ट मिनिस्टर भी कहने का? तो अगर आप देखोगे तो हमारे वेस्ट में जो हमारा भारत है, उसके जो वेस्ट में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर ब्रिटेन भी आता है। तो जहाँ पर जो इंग्लैंड थे उन्होंने हम पर इतना राज किया था, तो इसलिए यहाँ पर जो वेस्ट मिनिस्टर है वो उन लोगों से हमने लिया हुआ है, या फिर वो लोग जो है वो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। बराबर है। जो ब्रिटेन वाले हैं वो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें होती है। वो क्या होती है, क्राउन होता है, हाउस ऑफ द पीपल, वो सब जो है वो हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर वेस्ट मिनिस्टर जो है इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स है वहाँ से हमने ये जो चीज़ें हैं, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो लिया है, जो भी स्ट्रक्चर है वो उस तरीके से लिया हुआ है, लेकिन उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस भी किए हैं, काफ़ी अलग भी है। अब वो किस तरीके से अलग है वो भी जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगा आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर वेस्ट मिनिस्टर जो है ये कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो अंग्रेज़ है ये भी कह रहे हैं कि आईएएस बनना है तो हमको दुआओं में याद रखना। तो यहाँ पर अगर इसकी पढ़ाई करना है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है पूरी की पूरी जो ब्रिटिशर्स है उन पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए जितना भी चीज़ है जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो पूरे ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें देखनी पड़ती है। बराबर है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर पॉलिटी का भी हमें देखना है तो काफ़ी जो चीज़ें हैं, काफ़ी सोर्सेज हमने, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, काफ़ी चीज़ें हैं हमने ब्रिटेन से ली हुई है। तो इसलिए अगर हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम हो जाए या फिर जो कुछ भी अलग अलग चीज़ें हो जाए, वो सब हमें एक तरीके से तो कंपेयर करना ही पड़ता है जो ब्रिटिशर्स है उनसे भी। तो यहाँ पर इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अडॉप्ट किया है। इसे वेस्ट मिनिस्टर क्यों कहते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया है। अब यहाँ पर आर्टिकल 79 से लेके 122 तक डील करता है विद द ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स एक्सेट्रा ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आर्टिकल 79 से लेके 122 तक हम हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक वीडियो में नहीं हो पाएगी, इसलिए इसके जो है अलग अलग पार्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब यहाँ पर जो हमारी पार्लियामेंट है उसके 3 पार्ट जो है यहाँ पर बनते हैं। अब वो कौन से बनते हैं, तो वो बनते हैं प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर आ रही है, 3 पार्ट्स जो है हमारे पार्लियामेंट। अब देखिए ये जो 3 पार्ट्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये तीनों मिला के क्या बनता है, ये तीनों मिला के बनता है हमारा पार्लियामेंट। अब उसमें कौन कौन आता है, तो प्रेसिडेंट आते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स आते हैं, हाउस ऑफ द पीपल आते हैं। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ द पीपल, ये तो आप बोलोगे कि जब हमें आज़ादी मिलने की थी उससे पहले के ये नाम है। बराबर है। तो ये बात एकदम सही है। ये जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ द पीपल, ये जब आज़ादी मिलने की थी उससे पहले के नाम थे। 1954 में ये जो नाम है ये चेंज कर दिए गए। अब 1954 में इस तरीके का हमें जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है, जो 3 पार्ट्स है वो देखने को मिलते हैं। तो 1954 में प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, ये 3 चीज़ें जो है, 3 पार्ट जो है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में आती हैं। तो काफ़ी बार यूपीएससी में 1990 से लेके अगर आप पेपर देखोगे तो काफ़ी बार ऐसा पूछा गया है कि पार्लियामेंट जो है ये क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो उसमें प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, तो इसमें 1 एंड 2, 2 एंड 3 इस तरीके से पूछा जाता है। तो इसमें काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जो प्रेसिडेंट है वो तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में आते ही नहीं है, तो इसलिए वो जो राज्यसभा एंड लोकसभा है उसे टिक मार्क कर लेते हैं और आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का ढांचा बनाया ताकि आपकी आंखों में बैठ जाए और आपकी आंखों से दिमाग में बैठ जाए, तो ये जिससे कि आप कभी ना भूल पाओ। तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट है हमारी 3 पार्ट कंसिस्ट करते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो इसमें से जो राज्यसभा है वो है अपर हाउस, ठीक है, और जो लोकसभा है वो है लोअर हाउस। अब ये कहाँ से आया है, तो ये भी अंग्रेज़ों के थ्रू ही आया है। अब यहाँ पर ये जो बाइकैमरलिज्म है ये ब्रिटिशर्स के कौन से एक्ट से आया है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि जो बाइकैमरलिज्म है ये कौन से एक्ट से आया है और कौन से साल में आया है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये जो इंटरेक्शन है ये होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको आंसर सही होता है, गलत होता है, पता है, नहीं पता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप गूगल पे सर्च करो लेकिन कमेंट ज़रूर करो, ताकि क्या होगा, एक इंटरेक्शन बन जाएगा। और अगर किसी को नहीं पता है तो वो सीधा उसका जो काम है वो आसान हो जाएगा और वो कमेंट सेक्शन में देख के जान सकता है, नॉलेज जो है वो बढ़ेगा। तो नॉलेज भी आप भी शेयर कीजिए, जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपके साथ मेरा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, आप भी यहाँ पर आपका जो नॉलेज है वो शेयर कीजिए और दूसरों को हेल्प कीजिए, क्योंकि
हम सब अगर हेल्प करेंगे तो ही यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर जो राज्यसभा है वो है अपर हाउस और जो लोकसभा है वो है लोअर हाउस। अब यहाँ पर और अगर हम डिटेल में जाते हैं और यहाँ पर हम डीप में समझने की कोशिश करते हैं ये तीन स्ट्रक्चर्स को, तो हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेसिडेंट, और यहाँ पर मैंने ढांचा भी इस तरीके से दिया है ताकि आपको इजीली याद रहे कि राज्यसभा जो है वो ऊपर है इसलिए अपर हाउस है, लोकसभा जो है वो नीचे है इसलिए लोअर हाउस है। अब यहाँ पर और अगर हम देखेंगे तो राज्यसभा में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, राज्यसभा में रिप्रेजेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। जो भी स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है हमारे भारत के, कितने 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पर ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा को। और जो लोकसभा है वो रिप्रेजेंट पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल, जितने भी लोग हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली इलेक्ट करके देते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, बराबर है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे अलग अलग स्टेट से, हम यहाँ पर डायरेक्टली उन्हें इलेक्ट करके देते हैं और वहाँ पर वो डायरेक्टली वहाँ पर जाते हैं, इसलिए जो लोकसभा है वो रिप्रेजेंट्स पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वो, बराबर है। हमारी जो भी ग्रीवेंसेस रहेगी, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी वो वहाँ पर सॉल्व होगी, क्योंकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम जिन्हें बता सकते हैं कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो इसलिए वहाँ पर रिप्रेजेंट पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में तो जान लिया कि वो पार्लियामेंट के पार्ट क्यों है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रेसिडेंट को अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते, बराबर है। अब राज्यसभा में कौन बैठेंगे? तो जो राज्यसभा के मेंबर है। लोकसभा में कौन बैठेंगे? तो जो लोकसभा के मेंबर है। लेकिन हमने ये भी देखा है, जो हमने प्राइम मिनिस्टर चैप्टर देखा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चैप्टर देखा था लास्ट, अगर आप पीछे के चैप्टर्स देखोगे तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर कोई लोकसभा का मेंबर है तो वो उसके पास राइट है कि वो राज्यसभा में भी बैठ सकते हैं और बोल सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं प्रोसीडिंग्स में, लेकिन वोट नहीं कर सकते, बराबर है। लेकिन यहाँ पर जो भी बोल पा रहे हैं, लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, लेकिन वो पार्ट तो है, लेकिन वो मेंबर तो है लोकसभा के या राज्यसभा के। लेकिन जो हमारे प्रेसिडेंट है वो तो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट। अब इसलिए अगर वो किसी के भी न राज्यसभा के मेंबर है न लोकसभा के मेंबर है, इसलिए वो पार्लियामेंट में तो है, वो बैठते नहीं है, बराबर है, डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट। तो फिर वो पार्लियामेंट जो स्ट्रक्चर है उसके पार्ट कैसे हो जाते हैं? क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के। अब यहाँ पर और कन्फ्यूजन हो जाएगा कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो ना किसी भी हाउस के मेंबर है, ना वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, लेकिन फिर भी वो इंटीग्रल पार्ट कैसे हो गए पार्लियामेंट के, बराबर है। ये तो क्वेश्चन आएगा कि वो इंटीग्रल पार्ट क्यों होते हैं हमारे पार्लियामेंट के। अब इससे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पर इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर अब एक आधा बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में, ठीक है, एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में। अब यहाँ पर लोकसभा में जो है वो बीजेपी की मेजोरिटी है, तो बीजेपी ने ही अगर यहाँ पर कोई बिल लाया है तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि वो जो है वो पास हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बिल लोकसभा में पास हो गया उसके बाद क्या होगा, हम इन जनरल बिल के बारे में बात कर रहे हैं, मनी बिल वगैरह यहाँ पर लेना नहीं है, मतलब पीएचडी वगैरह करना नहीं है कुछ, लेकिन यहाँ पर एक जनरल बिल के बारे में बात कर रहे हैं कि एक बिल जो है जो लोकसभा में पास हो गया है उसके बाद वो क्या होगा, वो राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा में जाने के बाद क्या होगा, अगर वो बिल वहाँ पर भी पास हो जाता है, सपोज वहाँ पर भी पास हो गया, वो बिल पास हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में वो लोकसभा में भी पास हुआ है, वो राज्यसभा में भी पास हुआ है, तो बिल कहाँ जाएगा, बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब क्यों जाएगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट की एसेंट है वो लेना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके जब प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है तभी वो जो बिल है वो एक्ट बनता है, बराबर है, वो लॉ बनता है। तो इसलिए यहाँ पर पार्लियामेंट की जो प्रोसेस है, पार्लियामेंट की प्रोसेस क्या है कि लॉ लेकर आना, कोई भी बिल जो है उसे पास कराना, कोई भी एक्ट लेकर आना। लेकिन कोई भी लॉ अगर लाना है, कोई भी एक्ट यहाँ पर लाना है, तो वो पूरी प्रक्रिया करने के लिए प्रेसिडेंट की जो एसेंट है वो ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट है, जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझ में आ गया कि क्यों हमारे प्रेसिडेंट को भी पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। तो ये रीज़न है कि हमारे प्रेसिडेंट को भी पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, क्योंकि उनके बिना यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। पार्लियामेंट का काम है लॉ लाना, लेकिन प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना कोई भी लॉ पास नहीं हो सकता है, कोई भी लॉ
एक्ट नहीं बन सकता है, इसलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट भी इंटीग्रल पार्ट है हमारे पार्लियामेंट के। तो यहाँ पर क्लियर हो गया सब कुछ। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, जैसे कि ही ऑल्सो समन्स एंड प्रोरोग बोथ दी हाउसेस, वो समन भी करते हैं, प्रोरोग भी करते हैं दोनों हाउसेस, डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, एड्रेस कर सकते हैं बोथ दी हाउसेस एंड सो ऑन। अब बराबर है, एड्रेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। इसलिए हमारे जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो भी बोल रहे हैं प्रेसिडेंट समझ के हमसे नाटक कराना रे डुबी डुबी। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनके पास भी काफ़ी पावर्स है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज काफ़ी पावर्स यहाँ पर मिली हुई है हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर अब जो हमारे फ्रेमर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ब्रिटिश पैटर्न पर रिलाई करते थे रेदर देन अमेरिकन पैटर्न। अब हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब चीज़ों में हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ब्रिटिश पैटर्न पर ज़्यादा रिलाई किया रेदर देन अमेरिकन पैटर्न। अब ब्रिटिश पैटर्न मतलब क्या है? तो ब्रिटिश पैटर्न में क्या आता है, जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे, फोटो मैंने जानबूझकर यही इस्तेमाल की है हमारे इंडियंस की, ताकि आपको समझने में और रिलेट करने में आसानी जाए। यहाँ पर क्राउन होता है, उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है जो कि अपर हाउस है उनका भी, और हाउस ऑफ कॉमन्स होता है जो कि लोअर हाउस है। पावर जो है एग्जैक्टली सेम है, लेकिन यहाँ पर जो क्राउन है उनकी थोड़े जो फंक्शंस है वो अलग अलग होते हैं। वो जो चीज़ें हैं वो हम जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा, क्योंकि कंपेरेटिव स्टडी जो है वो हर वक्त होती ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें देखने की ज़रूरत क्या है, जो हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है और जो प्रेसिडेंट है वो किस तरीके से कंपेयर किया गया है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उनके साथ। तो यहाँ पर वहाँ क्राउन होता है जहाँ हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, उसके बाद जो राज्यसभा हम बोलते हैं वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, और जहाँ हम लोकसभा बोलते हैं वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। लेकिन ये जो है ये पैटर्न पर हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने रिलाई किया था रेदर देन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं होते हैं लेजिस्लेचर के, ठीक है। तो वहाँ पर जो अमेरिका में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट नहीं होते लेजिस्लेचर के, लेकिन आप ब्रिटिश पैटर्न में देखोगे तो क्राउन जो है वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं, सेम एज दैट ऑफ इंडियन। अब यहाँ पर और आगे देखते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एम्फेसिस ऑन इंटरडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। जैसा कि मैंने आपको बताया था एकदम स्टार्टिंग में, जो वीडियो का स्टार्टिंग था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स जो है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अब वो कैसे होते हैं? जहाँ प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को भी यहाँ पे एड एंड एडवाइस लेनी पड़ती है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनसे, बराबर है। जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चैप्टर पढ़ा था तब हमने ये सब कुछ देखा था। तो इसलिए जो पीछे के चैप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आगे के चैप्टर जो है उन्हें समझने के लिए। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस जो है वो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स का होता है। यहाँ पर जो एक्ट है वो प्रेसिडेंट के असेंट के बिना पास नहीं हो सकता है, बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में, ताकि यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पैदा ना हो, जिस तरीके से अमेरिका में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, और उसी के साथ साथ एक हार्मोनी जो है वो मेंटेन रहे। तो इसलिए हमारे जो फ्रेमर्स थे उन्होंने इस तरीके की सिस्टम जो है ये अपनाई, और काफ़ी चीज़ें थी। आप पार्लियामेंट्री सिस्टम वो वीडियो देखकर देख सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ होती है। और नेक्स्ट यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो स्ट्रेस करता है सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है, वो इंटीग्रल पार्ट नहीं होते हैं, बराबर है। इसलिए वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर होती है, इसलिए हम देखते हैं काफ़ी बार कॉन्फ्लिक्ट भी होता है वहाँ पर, बराबर है, जो वहाँ का सीनेट है उनके साथ। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हार्मोनी होती है, इंटरडिपेंडेंसी होती है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर होता है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स का। अब यहाँ पर कंपोजिशन देखते हैं हम राज्यसभा का किस तरीके का है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल स्ट्रेंथ जो है इन जनरल हम देख रहे हैं तो टोटल स्ट्रेंथ 250 की होती है, और उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हमने देखा था, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के, तो वो होते हैं 238। एंड नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट भी करते हैं यहाँ पर। तो कितने लोग करते हैं? 12 लोग करते हैं। अब वो किस तरीके से करते हैं वो सब हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इन जनरल हो गया। अब यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है याद रखना है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं। हम जो राज्यसभा के मेंबर हैं उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट करके नहीं देते हैं, हम उनके लिए वोटिंग करने नहीं जाते, बराबर है।
अब यहाँ पर जो स्ट्रेंथ और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ये सब जो है ये मैक्स टू मैक्स जो स्ट्रेंथ है वो दी हुई है, एक आइडियलिस्टिक स्ट्रेंथ जो है वो दी हुई है। लेकिन एट प्रेजेंट अब यहाँ पर 2018 मार्च 2018 में मैं यहाँ पर जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 245 की है, और जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ है तो उसमें 229 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और 4 जो है वो यूनियन टेरिटरीज़ को करते हैं। और नॉमिनेट कितना किया हुआ है प्रेसिडेंट ने, तो 12 लोगों को नॉमिनेट किए हुए हैं हमारे प्रेसिडेंट ने। ठीक है, तो ये हो गई एट प्रेजेंट की स्ट्रेंथ, और वो ऊपर की जो है यहाँ की ये हो गई आइडियलिस्टिक स्ट्रेंथ, जो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ दी हुई है 250 की दी हुई है। तो एग्ज़ाम में क्या पूछते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में प्रेजेंट स्ट्रेंथ पूछी गई है, करंट स्ट्रेंथ पूछी गई है, या मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछी गई है, तो इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको, इसलिए मैंने 2 टेबल सेपरेटली बनाए हैं ताकि आपके नज़रों में बैठ जाए और आपको याद हो जाए। अब यहाँ पर फोर्थ शेड्यूल जो है हमारा वो डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब आपको पता होगा हमारे संविधान में जो शेड्यूल्स है वो भी दिए हुए हैं, बराबर है, 12 शेड्यूल्स दिए हुए हैं। तो उसमें से जो फोर्थ शेड्यूल है वो राज्यसभा में कितनी सीट्स एलोकेट करना है और यूनियन टेरिटरी से कितनी सीट्स राज्यसभा में जानी है, वो यहाँ पर फोर्थ शेड्यूल जो है वो डिसाइड करता है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स। अब यहाँ पर जो हमने पीछे ये देखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज होता है और उसके नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं, पहले स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, फिर यूनियन टेरिटरीज का देखेंगे, फिर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ये हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनके ज़रिए यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स है स्टेट्स के राज्यसभा में ये इलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्यों इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, क्योंकि हमने जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनके लिए हमने डायरेक्ट वोटिंग करके उन्हें इलेक्ट करके दिया है। अब वो लोग जो है वो वहाँ पर वोटिंग करके जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनको वहाँ पर राज्यसभा में बिठाएंगे, बराबर है, इलेक्ट करके देंगे। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्शन हो रहा है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो वहाँ पर राज्यसभा के लिए इलेक्ट करके दे रहे हैं, मतलब वहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्शन हो रहा है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो रहे हैं रेदर दैन डायरेक्टली इलेक्टेड, बराबर है। अब यहाँ पर इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये किस तरीके से काम करता है, तो जो प्रेसिडेंट चैप्टर है उसका जो मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है उसमें मैंने पूरा जो वीडियो है उसमें यही समझाया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट किस तरीके से काम करता है। उसमें हमने इलेक्शन भी करवाया था, सलमान खान, काजोल, विजय माल्या एंड कोविंद साहब, तो इन सब के जो है हमने इलेक्शन करवाया था। तो उसमें से जो कोविंद साहब है वो जीते थे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ज़रिए। तो किस तरीके से जीते थे वो आप जो प्रेसिडेंट का फर्स्ट पार्ट है वो देख सकते हो प्लेलिस्ट पर जाकर, उसकी भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहाँ पर ऊपर भी देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब सीट्स आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। अब यहाँ पर सीट जो है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन यहाँ पर दी गई है, हेंस द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग होगी, बराबर है। अब उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीटें होगी। अब जो ईस्टर्न स्टेट्स आप देखेंगे जैसे त्रिपुरा हो गया, तो वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत कम रहेगा, बराबर है। तो पॉपुलेशन के जरिए हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन रहेगा राज्यसभा में, इक्वली नहीं रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो उत्तर प्रदेश का सबसे हाईएस्ट है 31 एंड त्रिपुरा का 1, तो देख सकते हो आप कितना डिफरेंस है। लेकिन अगर आप यूएसए में देखोगे तो इस तरीके से नहीं होता है, जितने भी स्टेट्स है इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है उनको, ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है 2-2 सीट्स का। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है यूएसए में भी क्या डिफरेंस है और हमारे सिस्टम में भी क्या डिफरेंस है। तो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, अब हमने देख लिया कि स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखना है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी निकल कर आते हैं कि राज्यसभा में यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है करके, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि रिप्रेजेंटेशन यूनियन टेरिटरीज का होता है या नहीं होता है। लेकिन इसलिए मैंने इस तरीके से वीडियो ला रहा हूँ ताकि आपको एकदम डिस्टिंग्विश हो जाए और आपको आसानी से याद हो जाए कि नहीं, स्टेट का भी होता है, यूनियन टेरिटरीज का भी होता है और नॉमिनेशन भी होते हैं। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, representatives of union territories in Rajya Sabha are indirectly elected by the electoral college specially constituted for the purpose। अब यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज यहाँ पर बनाया जाता है, जिस तरीके से जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो किस तरीके से चुन कर आते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, स्पेशली यही पर्पस के लिए बनाया जाता है। उसका कोई मतलब नहीं होता है बाद में, एक बार इलेक्शंस होने के बाद तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होते हैं।
ठीक है। उसी के साथ साथ इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सेम यहाँ भी वही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, तो इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, वही आप चैप्टर देख लीजिए प्रेसिडेंट का फर्स्ट पार्ट। ओनली दिल्ली एंड पुदुचेरी हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पर हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो राज्यसभा है वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से मिलता है, कौन से बेसिस पर मिलता है, तो पॉपुलेशन के बेसिस पर मिलता है, बराबर है। और पॉपुलेशन के बेसिस पर जब मिल रहा है तो यहाँ पर दिल्ली एंड पुदुचेरी जो है यही इन्हीं दो यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है राज्यसभा में। तो इसलिए बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, तो उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि राज्यसभा में दो ही यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, एक है दिल्ली एंड दूसरी है पुदुचेरी। आसानी से याद रखना है, तो जहाँ पर चीफ मिनिस्टर है, दो यूनियन टेरिटरीज में ही चीफ मिनिस्टर है, तो वो दो यूनियन टेरिटरीज जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, तो वही दो यूनियन टेरिटरीज जो है उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है राज्यसभा में। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स, प्रेसिडेंट जो है हमारे वो नॉमिनेट करते हैं 12 लोगों को फ्रॉम द पीपल हु हैव स्पेशल नॉलेज। अब किन्हें नॉमिनेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठे सुठे नॉमिनेट कर लिए कि अपने रिलेटिव्स को रख लिए वहाँ पे नॉमिनेशन में राज्यसभा में, इस तरीके से नहीं होता है। तो जो लोगों को स्पेशल नॉलेज है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन दी लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विस, मतलब लासा जो तिब्बत की कैपिटल है, तो यहाँ पर लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विस, तो इसमें जिन लोगों को स्पेशल नॉलेज है या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो उन लोगों को यहाँ पर नॉमिनेट करते हैं। तो मैक्सिमम कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, तो 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रेखा जी जो है, और उसके बाद जो हमारे सचिन तेंदुलकर साहब है, तो इन लोगों को जो नॉमिनेट किया हुआ है तो ये इसके ज़रिए ही किया हुआ है, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, तो इनमें से जो नॉमिनेट होते हैं उन्हें नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। अब ये क्यों करते हैं, टू प्रोवाइड इमिनेंट पर्सन अ प्लेस इन राज्यसभा। अब यहाँ पर जो इमिनेंट पर्सन है उसे प्लेस मिलनी चाहिए राज्यसभा में। अब ये जो है रेखा जी जो हो गई या फिर जो सचिन तेंदुलकर हो गए, तो ये जो है ये इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, तो ये तो कभी राज्यसभा के मेंबर नहीं बन पाएंगे क्योंकि ये पॉलिटिक्स में होते नहीं है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर उन लोगों को ये सारी जो प्रोसेस है इससे ना गुजरना पड़े, इसलिए यहाँ पर, और उनके पास एक इमिनेंट पर्सन भी है, वो उनके पास टैलेंट भी है, तो इसलिए यहाँ पर उनको नॉमिनेशन मिलना चाहिए राज्यसभा में। उनके भी जो थॉट्स है वो आने चाहिए, ताकि हर जो सेक्टर है, वो भले लिटरेचर हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, सोशल सर्विस हो, वो आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि राज्यसभा में हो जाएंगे तो उस पर भी डिबेट होगी किस तरीके से वो सेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में है तो क्रिकेट को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद रेखा जी जो है वो इंडस्ट्री में है, फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। उनके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो किस तरीके से टैकल करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, हर सेक्टर को आगे बढ़ाना है, इसलिए नॉमिनेट भी करते हैं 12 लोगों को। यहाँ पे अमेरिकन सीनेट जो है हैज़ नो नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। अमेरिकन सीनेट में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता है। लक्ष्मीकांत में भी यही बोला गया है कि ये पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो यहाँ पर अमेरिकन सीनेट में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते, इसलिए मैंने रेड इसमें लिखा है। अब उसी के साथ साथ कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा कंपोजिशन क्या है, तो टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 552 है। ये भी हम देख रहे हैं मैक्स टू मैक्स स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 की है। उसमें से रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो 530 स्टेट से जाने चाहिए, 20 यूनियन टेरिटरीज से जाने चाहिए। और नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं क्या यहाँ पर, तो जी हाँ, नॉमिनेटेड मेंबर्स यहाँ भी होते हैं 2 एंग्लो इंडियन। अब यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर गलती से आया है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, तो ये आप ध्यान में मत लाइए। यहाँ पर वो कैरी फॉरवर्ड हो गया है पिछले बार का, तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं यहाँ पर लोकसभा के इसमें। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ 552 है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज जो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टली नहीं होते हैं, 530 स्टेट से, 20 यूनियन टेरिटरीज से, और नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियन। अब यहाँ पर एट प्रेजेंट देखते हैं हम, तो एट प्रेजेंट 2018 टोटल स्ट्रेंथ 545 है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स है उनका 530 है, जो कि नॉर्मली दिया हुआ है उतना ही है। लेकिन यूनियन टेरिटरीज का यहाँ पर 7 जो है वो कम है, जैसे कि यहाँ पर 13 ही है, और नॉमिनेटेड मेंबर 2 जैसे कि वैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 7 कम हुए हैं वो यूनियन टेरिटरीज के कम हुए हैं, तो एट प्रेजेंट 545 है। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट देखते हैं, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट इन लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड, जैसा कि मैंने आपको बोला था, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, मिसप्रिंट है, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोकसभा में। अब ये आपको पता ही होगा, आप वोट करते ही होंगे, तो डायरेक्टली इलेक्ट करने जाते हैं हम। तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स इन लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी इन द स्टेट, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वहाँ से।
इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जो इलेक्शन है वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए होता है। और उसके बाद एवरी सिटीजन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज कैन वोट एक्सेप्ट डिसक्वालीफाइड अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ। अब यहाँ पर क्या होता है, अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या है कि जो भी बंदा 18 साल के ऊपर का है, ठीक है, जो भी इंसान 18 साल के ऊपर का है वो यहाँ पर वोट कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, अगर वो डिसक्वालीफाइड हुआ है अंडर सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ तो वोट नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो भी 18 साल, नॉर्मली 18 साल के ऊपर जो है वो वोट कर सकता है। अब ये जो है पहले 21 साल थी, उसके बाद 18 साल कर दी गई, कब, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के जरिए। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, तो यहाँ भी रिप्रेजेंटेशन होता है यूनियन टेरिटरीज का। राज्यसभा में सिर्फ 2 होते हैं, दिल्ली एंड पुदुचेरी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पर पार्लियामेंट को सौंपा गया है कि आप जिस तरीके से चाहो इलेक्शन करा सकते हो और रिप्रेजेंटेशन जो है वो ले सकते हो यूनियन टेरिटरीज़ का। हमने 20 जो है वो मैक्सिमम बताया हुआ है, आपके हिसाब से लो, 13 लो, 7 लो, 10 लो, 2 लो, 1 लो या लो भी मत, तो आपको डिसाइड करना है। पार्लियामेंट को एम्पावरमेंट दी हुई है। पार्लियामेंट ने फिर उसके बाद इनैक्ट किया है यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965। अब इसके जरिए मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज आर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। यहाँ पर भी डायरेक्ट इलेक्शन से ही चूज़ किए जाते हैं, यूनियन टेरिटरीज में भी, लोकसभा में भी, तो ये भी ध्यान में रखिए। उसके नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो दो लोग जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है वहाँ से जो आते हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 2 मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर जो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं। ओरिजिनली ये जो है कि 2 नॉमिनेट करना चाहिए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, ये 1960 तक ही था, लेकिन फिर ये एक्सटेंड कर दिया गया 2020 तक बाय 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009। तो अभी 2020 के बाद हमें पता चलेगा कि फिर ये एक्सटेंड करते हैं या फिर ये डिस्कार्ड कर देते हैं कि अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को यहाँ पर कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा करके। तो यहाँ पर हमारा जो ये वीडियो है उसका एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया शेयर ज़रूर कीजिए, दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाइए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। काफ़ी अच्छे वीडियोस जो आपके सामने आने वाले हैं। और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछे हैं उसके जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।